आप पिछला क्लास किए थे? कहिए तो मेजरमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है? हल्ला, मेजरमेंट करना है उसके लिए किन किन चीजों की जरूरी होगी? चलिए, कहाँ दिक्कत है? आप कराइए। किए थे पिछला क्लास? कराइए ना आप। हाँ, किए थे? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे टूल उठिए। पिछला क्लास किए थे? नहीं थे, बैठ जाइए। चलिए, लाल टी शर्ट खड़ा हो जाओ। कहाँ घर है? बिहार की झारखंड? बिहार है। पिछला क्लास किए थे? मेजरमेंट के लिए किन किन चीजों की जरूरी है? हाँ, यूनिट किसे कहते हैं? इधर देखिए, यूनिट किसे कहते हैं? नौकरी करना की दुकान खोलना है? कैसे काम चलेगा? बैठ जाइए, बगल में जो है खड़ा होइए। पिछला क्लास किए थे? नहीं किए थे? बैठ जाइए। जब केबिन किए थे आप करो जाइए। हाँ हाँ, पिछला क्लास किए थे? बैठ जाइए। चलिए, कैसे होगा? आप कराइए। तो पिछला क्लास किए थे ना? यूनिट किसे कहते हैं? नहीं है याद? तब नौकरी कैसे होगा? बैठिए। देख रहे हैं क्या स्थिति है? पीछे वाले बोलिएगा, यूनिट किसे कहते हैं? देख रहे, इसे कहते पर स्टैंडर्ड को ही यूनिट कहते हैं। या उका बौका बन के आगा में बैठते हैं, कैसे काम चलेगा? आप फट्टा रखेंगे एक दिन ना जी। रोशन शर्मा वो करते हैं। याद करिए, याद करिए, याद करिएगा तबे नौकरी होगा। औका बौका सब दुकान खोलता है, वो होने चलता है, क्योंकि उसके लिए भी दिमाग का जरूरी होना जरूरी है। सरकारी नौकरी करना है, बहुत कष्ट रहना पड़ेगा, खास करके बैठकर रो रो के पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बोले, नहीं तो लोग मजा से पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना भी अपने आप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के कई जनसंख्या को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको जो मिल रहा है तो भरपूर लाभ उठाइए, पढ़िए। इस तरह से नहीं, औका बोका बोलने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों आइए, पहला क्लास में हमने ये समझे थे कि मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट यानी कि मापन क्यों जरूरी है? तो मापन इसलिए जरूरी है कि मापन के बिना हम कोई भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बिना यानी कि प्रयोग और पर्यवेक्षण के बिना साइंस को पढ़ना संभव। तो मेजरमेंट इसलिए जरूरी है कि मेजरमेंट बैकबोन है फिजिक्स का या फिर साइंस का। तो मापन इसलिए जरूरी है कि इसके बिना फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट हो ही नहीं सकते। दूसरा हम ये पढ़े थे कि मापन अगर जरूरी है तो मापन किसका किया जा सकता है? तो मापन भौतिक राशियों का किया जाता है। किसका? भौतिक राशियों को किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज का ही मापन किया जाता है। जिसका मापन कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरी बात ये पढ़े थे कि मेजरमेंट अगर भौतिक राशि का करेंगे तो मेजरमेंट के लिए कितने चीजों की जरूरी होगी? तो 2, यूनिट और नंबर। दोनों का रहना अनिवार्य है। किसी एक के अभाव में हम मापन नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। मापन 2 चीज है, यूनिट और नंबर। नंबर तो हम जानते हैं, यूनिट किसको कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मिलकर के हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है। अर्थात लंबाई को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने मिलकर के मीटर नामक एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। तो जो स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है
अंतरराष्ट्रीय सहमति के द्वारा वही स्टैंडर्ड उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। उसके बाद हम जब मेजरमेंट करने के लिए मात्रक और नंबर की जरूरी होती है, उसके बाद हम ये समझते कि मेजरमेंट एक ही सिस्टम से नहीं किया जाता, मेजरमेंट के भी कई सिस्टम है। कई सिस्टम होने के कारण जब असुविधा उत्पन्न हुई तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाए गए और उस इंटरनेशनल सिस्टम को हम एसआई सिस्टम कहते हैं। तो मापन की जो सबसे नवीन अवधारणाएं हैं, जो सबसे नवीन सिस्टम है मापन की, वह आपका कौन है? एसआई सिस्टम है। कौन है दोस्तों? एसआई सिस्टम है। और एसआई सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या 7 के अतिरिक्त जितने भी मात्रक है सब क्या है? ड्राइव्ड। और मूल मात्रक और मूल भौतिक राशि, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल भौतिक राशि की भी संख्या मात्र कितनी है? और 7 मूल भौतिक राशि के मात्रक जो फिक्स हुए हैं उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो एसआई मात्रक में मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है और मूल मात्रकों की संख्या 7 है। एसआई मात्रक में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी कि संपूरक मूल मात्रक की संख्या 2 है और इस तरह से संपूरक मात्रक की भी संख्या कितनी हो गई? 2। संपूरक भौतिक राशि भी 2 और इसलिए संपूरक मात्रक भी 2, रेडियन और स्टेरिक। फिर उसके बाद हम देखे थे कि एसआई सिस्टम बनने के बाद भी मापन की जो दिक्कतें थी वो दूर नहीं हुई। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दूरियों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मेजरमेंट करना एसआई यूनिट में संभव नहीं था। तो उसके लिए एसआई प्रीफिक्स बनाए गए जो 10 के घात में थे। याद किए हैं 10 के घात को? याद किए हैं? बिल्कुल याद किए हैं। किन किया? खराब जी देखिए पूछते हैं। खराब जी आप कहिए तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ? पीछे वाला थाम कर रहिएगा। माइक्रो 10 पावर। वेरी गुड, बढ़ जाइए, वेरी गुड। आप तक एकदम सही। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। याद किए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिक्कत तब होगा जब आप बैठिएगा नहीं। उसके बाद ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उसके मात्रक को हमें देखना था। लेकिन हम आपको बताए थे कि कॉन्सेप्ट मेजरमेंट का क्या है, इसको समझना है। बाकी किस भौतिक राशि का क्या मात्रक है ये आगे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे और हमें पता चलते। जैसे दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। ये अभी रटने से अच्छा है कि जब हम आगे गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर में जाएंगे तो वहीं पर दाब नामक एक थ्योरी है, वहां पर दाब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब दाब को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहीं पर उसका मात्रक भी पढ़ेंगे, उसका बीमा भी पढ़ेंगे। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है, व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है, उसको हम आगे जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको हम धीरे धीरे क्या होते जाएगा, हमको याद होते जाएगा। जैसे उष्मा चालकता का मात्रक क्या है, तो अभी आपको रटना पड़ेगा वाट पर मीटर पर केल्विन। लेकिन जैसे हम हीट वाले चैप्टर पर जाएंगे, उष्मा चालकता को, थर्मल कंडक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे, अपने आप पता चल जाएगा क्या मात्रक है, क्या बीमा है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होते जाएगा। मेजरमेंट क्लियर हो गया है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन करवाते क्लियर कर देंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है डायमेंशन। बीमा। अब समझना है कि बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है। नजर बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए। अब पीछे वाला से भी अब पूछना चालू करेंगे, किस दिन घुसते समय ही पूछना चालू, ठीक है। पीछे वाला सब जो शर्ट का बटन खोले रहते हैं, ठीक है, कि कौन पूछेगा, हम तो पीछे में है, एक दिन पीछे ही चालू करेंगे। आइए दोस्तों समझना क्या है बीमा। बीमा डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि, किसे कहते हैं भौतिक राशि? जिसका मेजरमेंट हो सके वो है भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि का
मात्रक प्राप्त करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर, मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले, ठीक है, लगाए जाने वाले घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर को, घात को ही दोस्तों क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बीमा वास्तव में क्या है? पावर है जो किस पर लगा रहता है? मूल मात्रक पर लगा रहता है। तो बीमा का परिभाषा समझे, कोई भी भौतिक राशि का खाली मूल मात्रक को छोड़कर, मूल मात्रक के बीमा क्या होंगे वो फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन आप समझिए बीमा क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाए जाते हैं उसी घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। उसी घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि आपको घनत्व का मात्रक प्राप्त करना है। किसका मात्रक प्राप्त करना है? घनत्व का, डेंसिटी का। और घनत्व का मात्रक प्राप्त करने के लिए आपको पहले यह जानना पड़ेगा घनत्व होता क्या है। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जब द्रव्यमान को हम आयतन से भागा कर देते हैं, किससे? आयतन से, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो जब हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को घनत्व से भागा करते हैं, आयतन से भागा करते हैं, तब उस वस्तु का क्या प्राप्त होता है? घनत्व। मात्रक प्राप्त करने के लिए पहले तो भौतिक राशि को परिभाषित ही करना पड़ेगा कि वो है क्या। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसमें मूल मात्रक एक क्या है? द्रव्यमान है, जिसका मात्रक क्या होगा? और नीचे में क्या होगा? आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना। वास्तव में ये तीनों एक प्रकार की दूरी है, जिसे किसमें मापेंगे? तो मीटर। तो घनत्व का मात्रक हो गया दोस्तों, घनत्व का मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। और प्रति मीटर को कुछ इस तरह भी लिखते हैं दोस्तों। तो आपको घनत्व का मात्रक प्राप्त करने के लिए, डेंसिटी का यूनिट प्राप्त करने के लिए केजी पर कितना घात लगाना पड़ेगा? 1। और मीटर पर कितना का घात लगाना पड़ा? -3। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए घनत्व का बीमा द्रव्यमान में कितना है? तो आप क्या कहिएगा? +1 है या 1 है। आपसे यह पूछेगा कि घनत्व का बीमा लंबाई में कितनी है? तो कितनी है? -3 है। तो बीमा क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं, मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को ही क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि घनत्व का बीमा द्रव्यमान में कितना है? +1 है। घनत्व का बीमा लंबाई में कितना है? -3 है। कहिए दोस्तों, बीमा समझे। उसी तरह आपके नोट में बेग का बीमा निकालकर समझाया हुआ देखिए, तो आप समझ रहे हैं बेग के बीमा को। क्लियर हो गया? समझ गए बीमा क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बीमा क्या समझे? एक किसी भी भौतिक राशि का मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यानी बीमा वास्तव में वो घात है जो लगा रहता है किस पर? मूल मात्रक पर। जो लगा रहता है किस पर? जैसे एक दूसरा लेते हैं
चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, और इसका मात्रक प्राप्त करने के लिए आपको मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाल का मात्रक प्राप्त करने के लिए एक मूल मात्रक मीटर पर कितना का पावर लगाना पड़ा, और दूसरा मूल मात्रक सेकेंड, जिस पर कितना। तो हम कहेंगे कि चाल की बीमा मीटर में 1 है, जबकि समय में -1 है। चाल की बीमा लंबाई में 1 है, चाल की बीमा लंबाई में 1 है, जबकि समय में -1 है। क्लियर हो गया? यह है बीमा। एक होता है बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। दोनों में थोड़ा अंतर है, दोनों में क्या है? थोड़ा अंतर है। तो हम डायमेंशन समझ चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या है उसको हम समझेंगे, रुकिए अभी। लेकिन बीमा क्या है उसको आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। मूल मात्रक पर जो पावर लगा हुआ है ना, वही पावर उसकी, मूल मात्रक पर जो पावर लगा वही पावर उसकी। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसके बाद दोस्तों समझने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला को। डायमेंशनल फार्मूला को यानी क्या? बीमीय सूत्र। बीमा तो समझ गए हैं, अब फिर अगला क्लास में पूछेंगे, भूल कर रेडी रहिएगा। क्या समझ गए ना? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते, जो पावर लगाए जाते, उसी पावर को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? और अब हम पढ़ने वाले क्या? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को जानने से पहले मूल मात्रकों के बीमा किसमें इंडिकेट किए जाते हैं वो आप समझ लीजिए। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। पहला है आपका क्या? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा टेम्परेचर। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठा ज्योति लुमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल मात्रक है। सातों मूल मात्रक का आप यूनिट याद कर लिए है ना? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। और मूल मात्रक के अतिरिक्त जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उस सब का हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते सारा याद हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। अब लंबाई का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का m, समय का t, ताप का k, या टेम्परेचर का बीमा, ठीक है, k या h। उसके बाद दोस्तों विद्युत धारा का I या ज्योति तीव्रता का इसका MOL, MB स्मॉल, OB स्मॉल, LB स्मॉल। तो बीमीय सूत्र को समझने से पहले हमें मूल मात्रक के बीमा को समझ लेना जरूरी है। लंबाई के बीमा को L में इंडिकेट किया जाता है, द्रव्यमान के बीमा को M में इंडिकेट किया जाता है, समय के बीमा को T में इंडिकेट किया जाता है, ताप के बीमा को K या H में इंडिकेट किया जाता है, विद्युत धारा के बीमा को I या A में इंडिकेट किया जाता है, ज्योति तीव्रता के बीमा को C में इंडिकेट किया जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल। एक बार देख लीजिए नोट में मूल मात्रक का बीमा। जिनके पास नोट है उसके पास मोबाइल होगा ना, उसमें फोटो खींच लीजिए। टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए थोड़ा बहुत। क्या ऑनलाइन भी चल रहा है?
कोई दिक्कत नहीं ना। ये मोबाइल में ऐसे किया है। ओ कहीं नहीं, इसमें एप्लीकेशन कहीं चलता है। अच्छा देखिए, अरे अल्लाह, क्लियर। अब बहुत रट रहा होगा, एक नजर में याद हो जाना चाहिए, एक नजर में, ठीक है। लंबाई L, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, K फॉर I फॉर एम्पियर, C फॉर मोल, तो बेचारा मोल ही है, तो याद रखने में कोई झंझट है। तो हम बीमीय सूत्र क्या है इसको तभी समझ सकेंगे जब हम ये समझ लें कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी संख्या 7 है, इसके डायमेंशन को किसमें इंडिकेट किया जाता है। तो डायमेंशन को आप समझ चुके हैं ना। अब हम किसको समझना है, आइए बीमीय सूत्र को दोस्तों। डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र क्या है। बीमा तो घात है, आप तो समझ चुके हैं ना। पावर ही क्या है, पावर ही बीमा है। करे पावर क्या, तो घात है, वो तो हिंदी मीनिंग है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए थे, पावर लगाए थे, वस्तुतः वह पावर ही क्या है, डायमेंशन है। लेकिन यह डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला का किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रक, मात्रक में मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक के बीच बीच संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला सूत्र को ही क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। वास्तव में बीमीय सूत्र मुख्य रूप से, डायमेंशनल फार्मूला मुख्य रूप से क्या बताता है, संबंध बताता है। किसके बीच का, मूल मात्रकों का। यानी किसी भी भौतिक राशि में आप मूल, यहां पर मूल भौतिक राशि को छोड़ दीजिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम किसके सहायता से प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को हम किसके सहायता से प्राप्त करते हैं, तो मूल मात्रक से ही जब हम व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों के बीच तो कुछ संबंध बनेगा। मूल मात्रकों के बीच संबंध बताने वाला सूत्र ही क्या है, अर्थात बीमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र उस भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रकों के बीच के संबंध को बतलाता है। किसको बतलाता है दोस्तों, संबंध को बतलाता है कि कैसा है संबंध। दोस्तों क्लियर हुआ, बीमा पावर को कहते हैं, जबकि बीमीय सूत्र क्या बतला रहा है, संबंध बता। क्लियर है ना। डायमेंशन पावर को बोले थे, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला रिलेशन बतला रहा है। रिलेशन किनके बीच का रिलेशन, तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को ही क्या कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को ही क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड, यही ना है। अब इसका बीमा निकालेंगे कि मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई का बीमा एल, सेकेंड का बीमा अब माइनस, यही आपका हो गया कि मीटर और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। किसके मात्रक में,
वेग के मात्रक में। तो वेग के मात्रक में मीटर और सेकेंड, मीटर भी मूल मात्रक है, सेकेंड भी क्या है, और इनके बीच संबंध बतलाया सूत्र के माध्यम से। वेग में मीटर भी मूल मात्रक है, सेकेंड भी मूल मात्रक, और इनके बीच संबंध बतलाया जा रहा है ft-1 में। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, ft-1। ये एक तरीका, बीमा को बिग ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, जिसका भी डायमेंशन निकालना है उसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। ये एक तरीका है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी भौतिक राशि में मूल मात्रकों के बीच के संबंध बतलाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, और किसी भी विमीय सूत्र में न्यूनतम 3 मूल मात्रकों के बीच तो संबंध बतला देना उचित होता है। अब मुख्य 3 मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान और, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 Lt-1। इसमें क्या हुआ कि मुख्य जो 3 मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान और, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। हालांकि 0 का मतलब 1, यानी कि वेग का जो बीमा है तो उसमें आपका द्रव्यमान है ही नहीं, लेकिन द्रव्यमान है ही नहीं, इसको बताने के लिए हम ये भी लिख देंगे तो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम विमीय सूत्र का काम है कि मूल मात्रकों के बीच के संबंध को बतलाना, और कम से कम हम विमीय सूत्र में 3 मूल मात्रकों के बीच संबंध अगर बता देते हैं तो यह और ठीक हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है ही नहीं उसको भी आप दर्शाए, लेकिन दर्शा दीजिएगा तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा। यह भी सही है और ये भी सही है। विमीय सूत्र समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। बीमा और विमीय सूत्र एक ही है। क्या डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है? उनमें क्या होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को क्या कहते हैं, यानी बीमा मूल मात्रक पर लगने वाले पावर को कहा जाता है। जबकि विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रकों के बीच का संबंध बतलाता है, खासकर लंबाई, द्रव्यमान और समय के बीच के संबंध को बतलाता है, खासकर लंबाई, द्रव्यमान और समय के बीच के संबंध को बतलाता है। क्लियर हो गया। परीक्षा में हालांकि पूछा जाता है विमीय सूत्र, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र को निकालना आपको आनी चाहिए, और विमीय सूत्र कुछ भौतिक राशि का निकाले तो विमीय सूत्र निकालने के लिए मात्रक जानना बहुत जरूरी है, और मात्रक जानने के लिए भौतिक राशि का परिभाषा जानना जरूरी है। जैसे वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके लिए हम वेग का परिभाषा जानते हैं कि वेग बराबर होता है आपको क्या, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो वेग का परिभाषा हम जानते हैं दूरी बटे समय, तो हम मात्रक निकाल लेंगे। अब मात्रक निकाल लेंगे तो हम मूल मात्रकों के बीच क्या संबंध है, अर्थात विमीय सूत्र भी आसानी से निकाल लेंगे। और परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है क्या, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र के लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा क्या, मात्रक, और मात्रक जानने से पहले आपको भौतिक राशि का परिभाषा। तो ये विमीय सूत्र कैसे निकलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तो होनी ही चाहिए, और सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये है कि आप डायमेंशनल फार्मूला निकाले। इसके लिए मूल मात्रकों का डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मूल मात्रक का डायमेंशन देखिए, चल रहा है। चल रोशन यादव, शमसुल आलम, हरे राम कुमार, ज्ञान बिंदु में सब दरोगे बनेगा। दरोगा का बैच कब आएगा? लीजिए।
कोई दिक्कत है? अब देखिए बीमा भी आपको जैसे बोले कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे क्लियर करते जाएंगे, है उसी तरह बीमा भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होते। लेकिन कुछ का बीमा जैसे बैग का बीमा निकल गया ना, अब मान लीजिए आपको निकालना किसका बीमा, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए पहले मात्रक का पता होना मात्रक का पता होने के लिए उस भौतिक राशि का परिभाषा मालूम होना। तो त्वरण का बीमा क्या होगा, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अब बटे समय। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन वास्तव में क्या है, वेग ही है। बीमा निकालने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेग बटे, अब वेग का तो बीमा निकाल चुके हैं आप, किया LT-1 वेग का बीमा क्या होता है, सॉरी बीमा की जगह हम बीमीय सूत्र बोलना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, समय का, अब T ऊपर जाएगा, जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो यह क्या हो जाता है, तो यह हो जाएगा MT माइनस। तो अगर गुना में हो तो पावर आपस में क्या होता है, तो त्वरण का बीमा हो गया LT-2। इसको बिग ब्रैकेट में दे दीजिए, या इसको आप इस भी लिख सकते हैं M0 LT-2, दो तरह से लिख सकते हैं। देख लिए त्वरण का बीमा कैसे निकला, बीमीय सूत्र कैसे निकला, देख लिए ना। तो बीमीय सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मात्रक का पता होना बहुत, बिना मात्रक को पता किए हम बीमीय सूत्र नहीं लिख सकते हैं। और मात्रक तब लिख सकते हैं जब हमें भौतिक राशि का परिभाषा मालूम हो, और भौतिक राशि का परिभाषा मालूम होने के लिए भौतिक राशि को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आगे करके एक एक चैप्टर करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम भौतिक राशि को पढ़ते जाएंगे। विस्थापन का बीमीय सूत्र लिखिए तो, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, एल होगा, बिल्कुल सही है। विस्थापन वास्तव में क्या है, और दूरी वास्तव में क्या है, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, या M0 LT0, ये हो गया विस्थापन का बीमा। कोई दिक्कत है, बल का बीमा कैसे लिखिएगा, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर ma, m तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा, त्वरण का बीमा हम निकाल चुके हैं, अभी तुरंत निकाले थे। त्वरण का बीमा कितना निकलता है, तो LT-2 लिख सकते हैं। तो बल का बीमा M LT-2। अब जितना बीमा निकाला है नोट में देखिए, समझ रहे हैं उसको, देखिए समझ रहे हैं। क्लियर हो गया, बीमीय सूत्र और बीमा समझ गए ना। अब निकाल लीजिएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो अभी होगा, जैसे आपको अभी उष्मा चालकता का बीमा पूछ देगा, दिक्कत होगा, क्योंकि उष्मा चालकता को अभी हम पढ़े नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना फिजिक्स का चैप्टर,
जैसे जैसे आगे फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमें नई नई भौतिक राशि के बारे में पता चलते जाएगा, और नई नई भौतिक राशि के बारे में जब पता चलते जाएगा तो हम उसके मात्रक और बीमा को एक एक करके देखते जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? मेजरमेंट क्या है और बीमा और बीमीय सूत्र क्या है, ये तीनों कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ आपका? अब सवाल है कि सारे मात्रक और सारे बीमा आपको तो एक साथ याद होंगे नहीं, होंगे भी तो उसको रटना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भौतिक राशियों का परिभाषा जानते जाएंगे, परिभाषा जानते जानते हम मात्रक जान जाएंगे, हम मात्रक जानते जानते बीमा और बीमीय सूत्र भी जान जाएंगे। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ओके, अब आते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसको भी थोड़ा जान लीजिए कि डायमेंशनल फार्मूला के क्या उपयोग होते हैं, बीमीय सूत्र के क्या उपयोग होते हैं। पहला उपयोग है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, एक पद्धति से दूसरे पद्धति को अंग्रेजी में सिस्टम कहेंगे। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जाता है वो किसके सहायता से? डायमेंशनल फार्मूला से। यानी कि मान लीजिए एफपीएस को एमकेएस में बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, तो इसके लिए आपको किसका सहायता लेना पड़ेगा? डायमेंशनल फार्मूला का। यानी बीमीय सूत्र का प्रयोग मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों के दूसरे पद्धति में बदलने में प्रयोग लाया जाता है। अगर हमको एफपीएस को एमकेएस में बदलना है, एमकेएस को एफपीएस में बदलना है, तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? डायमेंशनल फार्मूला। तो बीमीय सूत्र का पहला उपयोग क्या होता है कि बीमीय सूत्र के सहायता से हम मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों के दूसरे पद्धति में बदलते हैं, मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों के दूसरे पद्धति में बदलते हैं, एमकेएस को एफपीएस में बदलते हैं, एफपीएस को एमकेएस में बदल सकते हैं। दूसरा, भौतिकी के नियमों या सूत्रों की सत्यता की जांच की जा सकती है। आप जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है? ma। तो F का जो बीमा होनी चाहिए वही बीमा M और A के गुणनफल क्या होना चाहिए? यानी M और A के बीमा का गुणनफल किसके बीमा के बराबर होनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सूत्र सही, तो हम बीमीय सूत्र के सहायता से फिजिक्स के नियमों की सत्यता की भी जांच कर सकते हैं। तो बीमीय सूत्र के सहायता से मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों के दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। बीमीय सूत्र के सहायता से भौतिकी के नियमों की, फिजिक्स के नियमों की, फार्मूलाओं की जांच की जा सकती है कि वो सही है कि नहीं सही है। और बीमीय सूत्र का उपयोग भौतिक राशि के बीच संबंध बताने में, भौतिक राशि के बीच का संबंध बताने में किया जाता है, बताने में किया जाता है। क्लियर हो गया? तो बीमीय सूत्र के कितने उपयोग लिए जा सकते हैं? 3। बीमीय सूत्र के कितने उपयोग लिए जा सकते हैं? बीमीय सूत्र के सहायता से डायमेंशनल फार्मूला के सहायता से मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना जाता है।
बीमीय सूत्र के सहायता से भौतिकी के नियमों की सत्यता की जांच की जाती है, यानी दोनों तरफ की बीमा आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सूत्र क्या है। उसके बाद भौतिक राशि के बीच के संबंध को बतलाना, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच अगर संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए बीमीय सूत्र कारगर है दोस्तों। तो बीमीय सूत्र के 3 उपयोग है, और एक चौथा उपयोग भी लिख सकते हैं कि बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों में मूल मात्रकों के बीच का क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है, जिसको हम परिभाषा के रूप में अंकित किए थे। क्लियर है दोस्तों, बीमीय सूत्र का क्या क्या उपयोग है, समझ गए ना। अब हम इन बीमीय सूत्र के उपयोग को विस्तार में देखें तो दोस्तों ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब पढ़े होंगे 11th क्लास में पहला चैप्टर, याद है 11th क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो मेजरमेंट ही है और डायमेंशन ही है। तो वहां आप जब डायमेंशन को पढ़े होंगे तो काफी विस्तार से पढ़े होंगे, और वहां पर डायमेंशन इन्हीं 3 नजरियों से पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोगों का सिलेबस वो नहीं है। हम लोगों से एग्जाम सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला पूछता है। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, सिर्फ एग्जाम यही पूछता है। आपको इन उपयोगों के आधार पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। होता है कभी कभी एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है, लेकिन एनडीए सीडीएस के अलावा कहिएगा डायमेंशन से इतने डीप में जाकर आपको प्रश्न पूछेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि डायमेंशनल फार्मूला के क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। पढ़िए एक बार। क्लियर, एक बार सरसरी निगाह दोहरा दीजिए। आ जाइए प्रश्न पर प्रश्न लगाए अंकित। एक बार देख लीजिए, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत होगा तो प्रश्न आपको साथ साथ हम करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। नौकरी कनाए बात जीत नहीं आए। अब ध्यान दीजिए, आज से पहला चैप्टर आपका शुरू होगा, खत्म हो चुका है। शुरू क्या, खत्म हो चुका है। जितना प्रश्न है, ध्यान दीजिए, जितना प्रश्न करवाएंगे सबको एक एक करके क्या करना है, रट जाना। डोट से बाहर अभी तक कई लोग दरोगा बने, कई लोग सफल हुए, लेकिन विडंबना यह कि अधिकांश लोग सफल नहीं हुए। अधिकांश लोग क्यों नहीं सफल हुए हैं, तो उसके पास एक ही चीज है, याद करने का हुनर नहीं है। वो हुनर हम में भी नहीं था तो हमको भी नौकरी नहीं हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनमें याद करने का हुनर नहीं था। सवाल है कि याद कैसे होगा, तो जब आप चीजों को समझिएगा तब ना याद होगा। तो आपको याद करने में आसानी कब होगा, तो जब आप उन चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से और बैठ रहे हैं, तब आपको याद आसानी से होगा। अब हम याद कर रहे हैं वेग का जो डायमेंशन है, वेग का डायमेंशन LT-1 अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं कि LT-1 ही क्यों होता है, -2 काहे होता है, तो आपको याद करने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो याद करने में पहला दिक्कत होता है दोस्तों कि कितना याद करें। पहला दिक्कत कितना याद करें, दूसरा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, याद करने में कठिनाई, और तीसरा बैठने की समस्या से ग्रसित, यानी कि बैठ ही नहीं पाते। हम तीनों चीजों को दूर कर रहे हैं दोस्तों। एक चीज, 3 में 2 चीजों को दूर कर रहे हैं। क्या याद करना है, तो नोट से बाहर कुछ भी याद नहीं करना। यकीन मानिए नोट में पूरा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पढ़ के बहुत आदमी टॉप किया है, आप भी पढ़िएगा, टॉप करिएगा। दूसरी कि जिस तरह से हम थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हुआ, मेजरमेंट क्या है, कैसे करेंगे, किसका करेंगे, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ, तो इसी तरह एक एक करके थ्योरी करते जाएंगे और अंत में सारे प्रश्नों को हम क्लास में करवाएंगे। आपका काम सिर्फ घर पर बैठकर पढ़ना।
यानी आपको नौकरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप घर पर बैठे नहीं। आइए प्रश्न पर, प्रश्न नहीं लगाए हैं, है प्रश्न इसमें? 2 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। लाइए कोई नोट, जाइए एक नोट लेकर आइए। तब तक देखिए तो प्रश्नों को, देखिए आप देखिए, मंगा रहे हम, आप देखिए बनाइए तो। मिल के नहीं बनाना है, केवल अपने दिमाग से बनाना है। बन रहा है। देख लीजिए 2 मिनट, कुल कितने प्रश्न है? 50। बहुत कम है। कम इसलिए कि आगे मात्रक और बीमा की जानकारी आपको आगे मिलते जाएगी। मात्रक और बीमा वाला प्रश्न हर एक चैप्टर में है और इसमें कुल 1800 से 2200 प्रश्न है मात्र पूरा फिजिक्स में। शुरू करें दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे कर रहा है, ऑनलाइन वाले को नोट अवेलेबल करा दिया है ना? हाँ, आइए दोस्तों, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? तो आधारी राशि की संख्या मात्र कितना? 7। और 7 में क्या वेग शामिल है? तो वेग आधारी राशि, वेग व्युत्पन्न राशि है। वेग कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। आगे बढ़े। एसआई मात्रक में कितने आधारी? बेसिक यूनिट कितने हैं? 7। क्या होगा? डी। तीसरा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। गणना करने के लिए संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। गणना करने के लिए, गणना को अंग्रेजी में काउंटिंग कहते हैं, तो काउंटिंग करने के लिए संख्या चाहिए। अंतर स्पष्ट करने के लिए बाहरी और भीतरी गुणों को देखना पड़ता है। यानी कि मापन मुख्य रूप से तुलना करने के लिए होता है। मापन मुख्य रूप से किस लिए होता है? मापन गणना करने के लिए नहीं होता है। गणना करने के लिए संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर स्पष्ट करने के लिए गुणों को ध्यान में रखा जाता है। मापन जो है दोस्तों वह तुलना करने के लिए होता है। अब बदलने के लिए तो रासायनिक अभिक्रियाएं करवानी पड़ती है। अगर पदार्थ में बदलाव लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर आपका जो मेजरमेंट है वह तुलना करने के लिए है।
किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, यानी सीधा पूछ रहा है मेजरमेंट पूरी तरह से करने के लिए कितने चीज जरूरी है? मात्रक भी जरूरी है और संख्यांक भी जरूरी है। 5 डाइन सेकेंड। दोस्तों यहां पर है डाइन सेकेंड। डाइन दोस्तों बल का मात्रक है, और किस यूनिट में, किस सिस्टम में? ठीक है, डाइन किसका मात्रक है? बल का। सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में न्यूटन है। और सेकेंड किसका मात्रक है? किसका? समय का। और सारे सिस्टम में समय का मात्रक से, तो डाइन सेकेंड उसका मात्रक होगा जिसका परिभाषा बल गुना, अब बल गुना समय बराबर क्या होता है? आवेग होता है, इंपल्स होता है दोस्तों। ठीक है, इंपल्स होता, आवेग होता है। बल गुना समय बराबर आवेग होता है। तो इस तरह डाइन सेकेंड किसका मात्रक हो गया? आवेग का मात्रक हो गया। डाइन सेकेंड किसका मात्रक हो गया? आवेग का मात्रक हो गया। कोई दिक्कत? डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का। समझे कि नहीं इस बात को? डाइन किसका मात्रक है? बल का। किस सिस्टम में? सेकेंड किसका मात्रक है? यानी कि डाइन सेकेंड उसका मात्रक होगा जिसका परिभाषा बल गुना समय होगा, उसी का ना हो सकता है। तो बल गुना समय बराबर क्या होता है? आवेग। आवेग को हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि आवेग यहीं पर खत्म होगा। तो आप फिलहाल याद रखिए कि आवेग बराबर क्या होता है, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। बल का एसआई मात्रक क्या है? और सेकेंड समय का भी एसआई मात्रक ही है। सारे सिस्टम में समय का मात्रक सेकेंड ही है। तो अगर आवेग का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? और आवेग का एसआई मात्रक तो न्यूटन। आवेग का सीजीएस मात्रक डाइन सेकेंड, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़े। पृष्ठ तनाव का बीमा न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा न्यूटन प्रति मीटर, और न्यूटन प्रति मीटर को दोस्तों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब न्यूटन प्रति मीटर ही क्यों होता है पृष्ठ तनाव का बीमा? पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन को निश्चित रूप से हम पढ़ेंगे तब ना। तो आगे सरफेस टेंशन का चैप्टर में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि सरफेस टेंशन का बीमा न्यूटन प्रति मीटर होता है। और सरफेस टेंशन का संबंध दोस्तों, सरफेस टेंशन का संबंध जो है वह द्रव पदार्थों से है। किससे है? 7वां पर आए। सीजीएस पद्धति में एक पिंड मतलब वस्तु यानी कि बॉडी। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब। तो सीजीएस पद्धति में एक पिंड अर्थात बॉडी का घनत्व डेंसिटी 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन जानते हैं बहुत लेंदी है। आपको यहां पर 7वां नंबर प्रश्न में क्या करना है? सीजीएस को बदलना है किस में? एसआई में। और मात्रकों के एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डायमेंशनल। और घनत्व का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml - 3 ना, T0 यही होता है। डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान जो है आपका क्या है? m। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना, तो ml - 3 या T नहीं है तो 0। घनत्व का बीमा द्रव्यमान में
क्या आज पहुंच रही है? अब ये ना नहीं पहुंच रही है, बैटरी बदल दीजिए। हाँ? जा रही आवाज? तो घनत्व का बीमा क्या हो गया? एम एल माइनस 3 टी माइनस। अब देखिए बीमीय सूत्र का सहायता लेकर जब हम मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो इसका सूत्र होता है n2 बराबर n1, ठीक है, m1 बटे m2 पावर x, l1 बटे l2 पावर y, t1 बटे t2, t1 बाय t2 पावर z। ये फॉर्मूला है। ऊपर में हम रखें किसको? CGS को, नीचे में क्या रखें? और ये एक्स वाई जेड क्या है? इसका डायमेंशन है। एक्स वाई जेड क्या है? हाँ, मूल मात्रक पर जो घात लगता है उसे क्या कहते हैं? और n2 हो गया मतलब CGS, SI में क्या होगा? और n1 हो गया CGS वाला। n1 संख्यात्मक मान है जो कितना है? 8। अब n1 जो m1 जो है CGS में सेंटीमीटर है तो SI में वो क्या होगा? मीटर। और x पर घात कितना लगा हुआ है? 1। m1 पर m पर कितना घात लगा हुआ है? 1। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद L1 CGS में कितना हो जाएगा? ओ m सॉरी यहां पर ग्राम होगा। m दोस्तों द्रव्यमान है ना, तो ये क्या होगा? ग्राम। केजी या पावर 1। एल जो है CGS में सेंटीमीटर है और m में क्या है? और इसका डायमेंशन कितना है? -3। और इसका पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में ग्राम है, नीचे में केजी है। ऊपर में ग्राम है, नीचे में क्या है? केजी है। तो आप सबको बराबर कीजिए, 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम। पावर 1 को नहीं भी लिखिएगा चलेगा। यहां पर दोस्तों सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, अब मीटर को कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर -3। 8 गुना 1 बटे 1000। अब -3 है तो प्लस होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो 100 गुना 100 गुना 100 -3 +3 हो जाएगा। अगर नीचे वाला ऊपर जाएगा 3 क्या हो गया? कट गया, सॉरी 1 कटेगा यहां पर, तो बराबर हो गया 8 गुना 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो SI में अगर 8 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो CGS में 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर समझिए बातों को कि अगर हम डायमेंशन का सहायता लेकर के मात्रकों के एक पद्धति को मात्रकों में दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो दोस्तों फार्मूला तो यही है। लेकिन यह फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा, यह प्रश्न जो है आप देख रहे हैं एनडीए में पूछा, तो एनडीए में कुछ कॉन्सेप्चुअल 11th 12th के प्रश्न पूछते हैं। मूल रूप से यह 11th क्लास का प्रश्न है, ठीक है ना। हमको इसको उतना जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस से ये बाहर है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी जब आ जाते हैं तो आप ध्यान दे रहे हैं इस एक बात को कि 8 ग्राम 8 ग्राम है, बस लगा क्या है। तो आप ये याद रखिए कि जब भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को केजी प्रति मीटर क्यूब में बदलना है तो सिर्फ पे गुना किससे कर देना है? 10 के पावर। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को केजी प्रति मीटर क्यूब में बदलना है तो निश्चित तौर पर आप किससे गुना कर दीजिएगा। आपको मान लीजिए कि पूछ दिया कभी एग्जाम में कि 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को केजी प्रति मीटर क्यूब में बदलिए, तो सीधे आप लिखिएगा 4.5 गुना 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर
क्यों? उतना कोई टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लीजिएगा तो ये प्रोसेस लेंदी है, थोड़ा लेंदी तो नहीं है, आप बनाए होंगे 11th क्लास में तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। आर्ट से जो किए हैं उसको तो कोई आइडिया होगा नहीं दोस्तों। तो इसी तरह बनाए जाते हैं, ठीक है, यही फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला को हमें याद रखने की जरूरत, सीधा याद रखेंगे, आंसर होगा सी। 7 का आंसर क्या होगा? 8 पर आए। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। 9 नंबर, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, यह समतुल्य 10 के पावर 5 अर्घ के, सॉरी 7 अर्घ के। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, सी होगा। 10 बल का SI मात्रक न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 11 कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा? क्या दोस्तों? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन, और रेडियन का कोई भी मान, कोण का कोई भी मान, तो इसमें यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में सिर्फ किसका भी मान, तो इसका हो जाएगा t माइनस 1 या m0 L0 और t माइनस 1। m0 L0 t माइनस 1। m0 थोड़ा बी नंबर में जो है ना उसको सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। बी नंबर में क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है, वो m0 L0 t माइनस 1 होगा। 11 का बी, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन कोण का बीमा है, सॉरी कोण का मात्रक है, और कोण का कोई बीमा नहीं होता है। तो इस एंगुलर वेलोसिटी में कोणीय वेग के बीमा में सिर्फ कौन रहने वाला है? समय रहने वाला है, जिसका बीमा t माइनस 1 हो जाएगा, जिसको m0 L0 t माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है 11 में? हाँ, सही कर लिए, बी नंबर में सही कर लिए। बी नंबर में जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको सही किए। आइए 12 नंबर पर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब बीमा निकाल लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन बल का है और बल का बीमा हम निकाल चुके थे, mLT माइनस 2, mLT माइनस, ये हुआ न्यूटन का बीमा। मीटर का बीमा L, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, पर है तो माइनस में चला जाएगा ना। केजी का बीमा m माइनस, तो m गुना m माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? m माइनस L स्क्वायर यानी L t माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2 होगा। है बी नंबर 12 का बी। कोई दिक्कत दोस्तों? भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित कर जाती है। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे मापा, लेकिन इसमें मापा नहीं जा सके ऑप्शन में। भौतिक राशि जिसका मेजरमेंट करना संभव हो उसे भौतिक राशि कहते हैं, लेकिन इसमें डी दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका सबसे सटीक परिभाषा होगा कि वह जिसमें द्रव्यमान हो।
ध्यान दीजिए, इसका सबसे 100% सही उत्तर भौतिक राशि क्या? भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसका मापन किया जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। लेकिन वो ऑप्शन है नहीं, डी नंबर में गड़बड़ ऑप्शन दे दिया, नहीं दे दिया उसमें, तो वो तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए, बी और सी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वह जिसमें भार हो, आप जानते हैं कि चंद्रमा पर हर वस्तु का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और अंतरिक्ष में भार 0 हो जाता है। तो बहुत से ऐसे भौतिक राशि है जिसका भार 0 होता है, तो इसका जिसमें भार नहीं होगा उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कई भौतिक राशि है जिसमें बीमा नहीं भी होती है, जैसे अभी रेडियन कोण का बीमा है, कोण का कोई बीमा है? तो यहां पर बीमा, कुछ भौतिक राशि ऐसे भी है जिसके बीमा नहीं होते, कुछ भौतिक राशि ऐसे जिसमें भार नहीं होता या भार उसका शून्य होता। तो इसके बाद सबसे सटीक आंसर आपका कौन बच गया है? तो 13 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प 13 का ए है। क्या है दोस्तों? ए है। नेक्स्ट, ML-1 T-1। नेक्स्ट 14 नंबर का जो सवाल है, ML-1 T-, अगर हम मात्रक से बीमा निकाल सकते तो बीमा से मात्रक नहीं निकाल सकते हैं। तो M किसके लिए? पर, अपर। अब आपको यह याद रखना है कि केजी पर मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो यह सान्द्रता गुणांक का मात्रक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक है। क्या हुआ? चल जाइएगा कि बुला दे किसी को? अच्छा, चलिए दोस्तों, केजी पर मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? सान्द्रता गुणांक का मात्रक है। अब देखिए, यह सान्द्रता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। सान्द्रता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सान्द्रता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उधर 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 से उधर जाइए, उधर जाइए ना, धीरे धीरे जाइए। सान्द्रता गुणांक, अब ध्यान दीजिए, सान्द्रता गुणांक का ये क्या है दोस्तों? ऐसा ही मात्रक है। सान्द्रता गुणांक का क्या है? ऐसा ही। धीरे धीरे, हल्का हल्का निकलने दीजिएगा, निकलने दीजिएगा हल्का हल्का। आइए आप लोग क्वेश्चन पाए, सान्द्रता गुणांक का यह क्या है? लेकिन सान्द्रता गुणांक का ऐसा ही मात्रक प्रचलित मात्रक नहीं है। सान्द्रता गुणांक का एक सीजीएस मात्रक होता है जिसको क्या कहते हैं? पॉइज कहते हैं। आप भी याद होगा कि सान्द्रता गुणांक का मात्रक क्या होता है? पॉइज। लेकिन पॉइज इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। पॉइज इसका क्या है? सीजीएस मात्रक है। पॉइज इसका क्या है? सीजीएस मात्रक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखना है कि केजी पर मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है, इसलिए ML-1 T-1 किसका बीमा होगा। और थोड़ा सा ये याद रखना होगा कि सान्द्रता गुणांक का ये ऐसा ही मात्रक है, लेकिन ऐसा ही मात्रक सान्द्रता गुणांक को मापने में उपयोग नहीं होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न पढ़ाइए दोस्तों। 15 नंबर पाइए। 15 नंबर तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बनाइए तो। बनाइए बनाइए, निकाल निकाल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है। 7 में क्या था? ओह अच्छा, करे 7 फिर से। कोई दिक्कत नहीं है राजा आनंद, 7 नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्ला मत करिए। देखिए, बल बीमा अगर मात्रक समान है तो बीमा समान होने की गुंजाइश है। अगर दो भौतिक राशि का मात्रक ही समान होगा तो बीमा समान होगा कि नहीं होगा? देखिए, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का भी मात्रक, दोनों का मात्रक समान है तो निश्चित बीमा भी क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अब बाकी सबका चेक कर लिए हैं तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 16। भौतिक राशि को इसमें भी दोस्तों देखिए सेम प्रश्न है। 13 और
16 का प्रश्न क्या है? तो यहां आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? नहीं तो इसमें थोड़ा सा आप परिवर्तन कीजिए, डी नंबर ऑप्शन को सही कीजिए, वहां लिखिए जिसको मापा जा सके, नहीं को क्या करिए? काटिए। नहीं को क्या करिए? काटिए। क्लियर हो गया? तो इसका हम देंगे कि भौतिक राशि के रूप में उसे परिभाषित की जा सकती है जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि का परिभाषा यह है जिसका मेजरमेंट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो डी नंबर में लिखिए वह जो मापी जा सके। 9 को क्या करिए? काट दीजिए। उष्मा चालकता की बीमा। 17 नंबर में दोस्तों पूछ रहा है उष्मा चालकता के बीमा, थर्मल कंडक्टिविटी। उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, और इसका मात्रक होता है वाट पर मीटर, वाट पर मीटर पर केल्विन। उष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है? वाट पर मीटर पर, वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति बराबर क्या होता जानते हैं? कार्य बटे, कार्य बराबर क्या होता जानते हैं? बल गुना बटे। तो पहले आप कार्य का, बल का तो बीमा आपको याद होगा, निकाले थे MLT माइनस विस्थापन दूरी है तो इसका बीमा L, समय का बीमा T, तो शक्ति का बीमा M L स्क्वायर है, T माइनस, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना? तो शक्ति का बीमा M L स्क्वायर T माइनस, तो वाट के जगह हम M L स्क्वायर T माइनस 3 लिख सकते हैं। अब पर मीटर, मीटर का बीमा L, केल्विन का बीमा केल्विन होता है कि नहीं? तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा बीमा M L स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा L T माइनस 3 K माइनस 1, तो यही हुआ उष्मा चालकता का बीमा M L T माइनस 3 K माइनस M L T माइनस 3 K माइनस 1, और 17 का आंसर आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। 17 का C फॉर बिल्ली, वही कैट। M L स्क्वायर T माइनस 3, ठीक है, तो है शक्ति का। नहीं, यहां पर मिस्टेक है। नोट में जो 8 नंबर में शक्ति का निकाला हुआ है M L स्क्वायर T माइनस 3, M L माइनस 2 और T माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, M L स्क्वायर T माइनस 3 होगा। 8 नंबर जो निकाला हुआ है थोड़ा गुणनफल में दिक्कत है, उसको सही कर लीजिए। अल्लाह ने कर लिए ठीक। कहिए तो उष्मा चालकता का बीमा क्लियर? 18 पर आए। हड़बड़ाइए नहीं, नोट में शक्ति का बीमा जो निकाला हुआ है ना थोड़ा मिस प्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा। आइए 18 M L T माइनस किसका बीमा है? तो M केजी के लिए, L केजी मीटर, केजी मतलब द्रव्यमान, मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होता है? संवेग। यानी M L T माइनस 1 किसका बीमा है? संवेग का बीमा है। 18 का डी।
19 का यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक दोस्तों चौथाई हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वो जो फार्मूला बताए थे ना, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 X L1 बटे L2 पावर Y और T1 बटे T2 बाय, इसी फार्मूला पर ये बनेगा। ठीक है, तो ये आप छोड़ दीजिए, और हमको नहीं लगता है पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, नहीं पूछा हुआ CDS में पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसको छोड़ दीजिए। या आप याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, चौथाई होगा। सॉरी, अगर यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को आधे करेंगे तो दाब का मात्रक चौथाई होगा। ठीक है, और सॉरी ए होगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या देखे? नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है? आइए 20 नंबर पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में घेरा लगा दीजिए, वैसे आंसर ए चौथाई होगा। कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा कैसे होगा, तो आप दूर करिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। प्लांक नियतांक एच का विमीय सूत्र क्या है? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का विमीय क्या होगा? प्लांक कांस्टेंट का विमीय क्या होगा दोस्तों? तो प्लांक कांस्टेंट का विमीय जो है, इसके लिए आपको प्लांक का नियम समझना पड़ेगा। 11th क्लास के केमिस्ट्री पढ़े है कोई? वही पर है मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, और इतने विस्तारित है कि हम आपको पूरा समझा भी नहीं सकते। लेकिन प्लैंक का जो प्लैंक कांस्टेंट है, मैक्स प्लैंक का जो प्लैंक कांस्टेंट है, ये मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी है प्लैंक कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। उसमें मैक्स प्लैंक का कहना है कि किसी भी विकिरणों का समूह जिसे फोटोन कहते हैं, उस विकिरणों का समूह यानी फोटोन की ऊर्जा उस विकिरण के कंपन आवृत्ति के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इसको हम कहते हैं कंपनावृत्ति या कंपन प्लस आवृत्ति। इसी को बराबर करने के लिए यहां पर क्या लगता है? और कंपनावृत्ति, किसी विकिरण की कंपनावृत्ति बराबर होता है c बाय, जहां c बराबर प्रकाश का वेग है, c बराबर प्रकाश का वेग, और लैम्डा एक प्रकार का क्या है? तरंग दैर्घ्य। तो इसको और तोड़िएगा तो ऊर्जा, ई का ऊर्जा है, किसी विकिरण की ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होते हैं या कंपनावृत्ति के समानुपाती होते हैं। ठीक है, आवृत्ति भी इसे कह सकते हैं। और ये भी बराबर क्या होता है? सी बाय लैम्डा। अब देखिए भी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी बाय, यानी प्लैंक कांस्टेंट H बराबर ई लैम्डा बाय सी हो जाएगा कि नहीं? ई लैम्डा बाय सी हो जाएगा ना। अब H का मात्रक निकल जाएगा। ई दोस्तों क्या है? आपका ऊर्जा है। लैम्डा क्या है? आपका तरंग दैर्घ्य है। और सी आपका प्रकाश का वेग है, अर्थात वेग है। अब ऊर्जा का विमान, तरंग दैर्घ्य का विमान, वेग का विमान लिख दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट का विमान नहीं निकल जाएगा। ऊर्जा बराबर बल गुना विस्थापन, ऊर्जा का मात्रक जूल है, जूल बराबर बल गुना mLT-2 इंटू जो कार्य का विमान है वही ऊर्जा का होगा, कार्य बराबर बल गुना, तो ऊर्जा का विमान mL2T-2 mL2T- होगा कि नहीं होगा? तो ऊर्जा के जगह mL2T-
2 लिख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का मात्रक, दूरी का विमा एल। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की क्या है, दूरी है, और दूरी का ऐसा यूनिट मीटर, और मीटर का विमा। अब वेग का दोस्तों क्या होता है, एल टी माइनस 1। निकालिए दोस्तों, एल एल खट गया है, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो प्लस है ऑप्शन में, एम एल स्क्वायर टी माइनस 20। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आंसर क्या होगा, ए होगा। प्लैंक कांस्टेंट एच का विमा क्या होगा, ए। आगे बढ़े हैं, बहुत आवाज आ रहा है। साइन थीटा का बीमा नहीं होता है। देखिए, किसी भी संख्या का बीमा नहीं होता है, और साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा का मान संख्यात्मक ही होता है ना। साइन थीटा या कोई भी थीटा का मान एक संख्यात्मक मान होगा, और संख्या की कोई बीमा, आपसे पूछ देगा कि 5 का बीमा क्या होता है, तो नहीं होता है। संख्या का कोई बीमा। निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है, देखिए तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। 22 का क्या होगा, बी। 23 होगा। किस जोड़े का बीमा समान है, तो तुरंत हम देखे थे कार्य और ऊर्जा, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है, 25 केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड रेखीय संवेग का मात्रक है, लीनियर मोमेंटम का। केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक है ना, और ये रेखीय संवेग, कोणीय संवेग रहता तो इसमें रेडियन रहता दोस्तों, रेडियन है। आवृत्ति का बीमा होता है एल टी माइनस 1। आवृत्ति का बीमा क्या होता है, टी माइनस 1। अब क्यों होता है, इसके लिए आवृत्ति को पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल आप याद रखिए, आवृत्ति को तरंग यानी वेव वाला चैप्टर में जाएंगे ना तो पढ़ेंगे। तो टी माइनस 1 होता है, तो m0 L0 टी माइनस 1, m0 L0 टी माइनस 1, m0 L0 टी माइनस। सी नंबर जो है उसको थोड़ा सही करिए, टाइपिंग मिस्टेक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह 26 का क्या होगा, समझ रहे हैं ना, 26 का क्या होगा, डी होगा। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति, इसीलिए 26 का आंसर आपका क्या होगा, डी। 27 कौन अविमीय राशि है, विकृति। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, कोण की भी कोई बीमा। विकृति और कोण दोनों ही अविमीय राशि है, इसका कोई बीमा, लेकिन मात्रक होता है, अब बीमा का तो मात्रक भी नहीं होता। कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा, लेकिन विकृति का ना तो बीमा होता है न ही मात्रक होता है। अब विकृति का क्यों नहीं मात्रक होता है, बीमा होता है, तो ये विकृति पढ़ेंगे हम पृष्ठ तनाव चैप्टर में। आगे आइए, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है एसआई मात्रक मीटर में इतना ही। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल और दाब का होगा। बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। तो बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। दोनों का मात्रक पूरी तरह से क्या है,
अलग अलग है तो उसका बीमा समान नहीं हो सकता है। लेकिन संवेग और आवेग का मात्रक अलग अलग होने के बावजूद भी बीमा क्या है, समान ही है। आपने संवेग का मात्रक अभी तुरंत देखे केजी मीटर, तो केजी एम मीटर एल सेकेंड टी माइनस, और आवेग का आपको बताए थे बल गुना समय यानी न्यूटन अगुना सेकेंड, न्यूटन का एम एल टी माइनस 2 अगुना सेकेंड यानी टी, तो बराबर हो गया एम एल टी माइनस 1। तो संवेग और आवेग का मात्रक अलग अलग है लेकिन फिर भी दोनों का बीमा क्या है, समान है। तो बीमा असमान किसका है, तो बल और दाब का बीमा क्या है, असमान है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 30 का हो जाएगा आपका क्या, सी। और ध्यान रखिए यंग का प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 पर। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। और क्या, दृढ़ता गुणांक। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के, तीनों प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक समान होता है और दाब के मात्रक के बराबर होता है। आपको क्या याद रखना है, तीनों प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है, समान होता है और किसके मात्रक के बराबर होता है, यानी दाब का मात्रक याद कीजिए, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक फ्री में याद पाइए। आइए दोस्तों मिलाइए, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड 1 का 4, और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिला लीजिए एक बार। तीस का क्या हो गया, डी। 31 पारसेक किसका मात्रक है, और कितना होता है याद किया, हाँ कल याद कर लीजिए, आज तो नहीं ये किए होंगे। और 30 सॉरी 30 का होगा सी, 31 का डी, 32 का ए। 33 विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। अब बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो अभी पढ़ना ही है। कैंडला ज्योति तीव्रता। सुमिलित कीजिए, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पदार्थ का मात्रक मोल, यानी कि 3 1 वाला ऑप्शन मात्र किसमें है, 3 के बाद 1 सिर्फ ऑप्शन, बाकी अब सोचना ही नहीं है, दीजिए ए। अब वैसे आवेश का मात्रक भी कूलम होता है और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। ध्यान दीजिए, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य बटे समय में अगर समय से गुना करिए तो क्या बचेगा, कार्य ही क्या होता है, इसीलिए वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, और इसमें गुना कर दिया किससे, तो शक्ति में अगर समय से गुना करेंगे समय बचेगा क्या, इसीलिए शक्ति के मात्रक में जैसे समय को गुना कर देते हैं तो वो किसका मात्रक हो जाता है, तो वाट घंटा क्या है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। 36 पर आइए, कार्य का मात्रक क्या है, क्लियर। नेक्स्ट 37 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। 38 समय का मात्रक कौन नहीं है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अधिक वर्ष और चंद्र वर्ष ये समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का। एम्पियर से करंट मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है। 40 डेसिबल से वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है।
बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। 42, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? ध्यान दीजिए, 14वीं मापतोल महासम्मेलन कब हुआ था? 1900। और 14वीं मापतोल महासम्मेलन होने के बाद ही क्लियर हुआ था कि मूल मात्रक 7 होगा, तो इसीलिए 70 में तो मीटिंग ही हुई थी। लागू कब होगा? 71 में। एसआई पद्धति में लेंस डायोप्टर, लेंस डायोप्टर। 43 का बी। 44, कौन सुमिलित नहीं है? देखिए डी सेल्सियस तापमान की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, इसीलिए उष्मा का एसआई मात्रक जूल ही होगा। लेकिन सेल्सियस टेम्परेचर मापने की इकाई है, उष्मा की इकाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। 46 का क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। और अगर देखिएगा सीमेंस जो है, सीमेंस ऑप्शन ए में जो सीमेंस है ये मात्रक है विद्युत चालकता का। किसका? विद्युत चालकता का मात्रक है। सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। उसके बाद टेस्ला, टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। और उसके बाद ऑप्शन सी में लक्स, लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। किसका? प्रदीप्ति का मात्रक है। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। जबकि प्रश्न कुछ और ही दिया हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए प्रश्न पूरा सही नहीं है। लेकिन चारों मात्रकों को आप याद रखिए। सीमेंस किसका मात्रक है? विद्युत चालक का। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। लक्स किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर मात्रक है चुंबकीय। पास्कल किसका है? दाब का है। पास्कल किसका है दोस्तों? दाब का है। पास्कल किसका है? दाब का। 47 का क्या हो जाएगा? बी। जूल किसका है? ऊर्जा का है। जूल किसका है दोस्तों? ऊर्जा का। 48 का ए। 49 मिलाइए तो उच्च वेग को मैक में मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम, दाब को पास्कल, ऊर्जा को जूल। यानी 1 2 3 आंसर क्या होगा? 50। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, तरंग की। क्लियर हो गया? बैठे रहिए। कल अगला क्लास में 50 क्वेश्चन का उत्तर होंठ पर रहना चाहिए, होंठ पर। ठीक है ना? अगर है बैठे रहिए, बैठे रहिए। पहला चैप्टर समाप्त हो गया, इसमें कुछ था नहीं। ये कहिए कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। असली चैप्टर क्या है? लेकिन जो भी इंट्रोडक्शन, हमको मतलब है प्रश्न से। क्या मेजरमेंट और डायमेंशन को हम सही तरह समझा पाए? आपको आप समझे कि नहीं समझे? उसके बाद हमको 50 का क्वेश्चन याद नहीं चाहिए, बल्कि उसका उत्तर। अब बहुत आदमी क्या करेगा? बहुत क्या अधिक कौन जमा करेगा? अरे सोनू अभी फैलन हुआ है रे, 10 होने दो, एक के बार बैठ के याद करेंगे। और जब 10 हो जाता है कहते इतना याद करेंगे, जा रहे यूनिक लाने के लिए, उससे याद करेंगे, पतला वाला लाएगा खरीद के। ध्यान रखिएगा, जमा करके जो याद करिएगा गड़बड़ाइएगा। हम नहीं याद करें तो आप क्या याद कर पाइएगा दोस्तों? तो जैसे जैसे चैप्टर समाप्त हो रहा है, इकोनॉमी का सारा क्वेश्चन याद हो गया है ना? अब बहुत को खड़ा करेंगे ना, अभी तो नहीं याद होगा। अभी हम डेमो दिखा दे। चलिए, आज फिजिक्स में ही डेमो देख लिया है बहुत, अगला दिन दिखाएंगे कि क्या हाल है।
तो 50 क्वेश्चन का उत्तर अगले क्लास में होट पर और अगला क्लास में हम 50 से पूछेंगे। पहले बता रहे कहिए ऑनलाइन वाले सबका क्या दिक्कत है? हरे राम कुमार, राजा कुमार, कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों आप। रवि कुमार भंडारी, कल मौका है, कल 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए राजा आनंद, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।